नमस्कार दोस्तों। हर आदमी की शख्सियत में राज 100 छिपे, कैसे बताएं कौन हमारा है आजकल। सीमा नयन की इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं कि कौन हमारा है यही नहीं पता चलता है। हम इसलिए ये बात करते हैं क्योंकि हमने एक प्रधानमंत्री चुना, एक मंत्री चुना, तमाम सारे सांसद चुने, वो सरकार चलाते हैं। देश भुखमरी की कगार पर पहुंच जाता है। हालात इतने बदतर हो जाते हैं कि हम पड़ोसी देशों से भी बहुत बुरे हाल में हैं और बेरोजगारी, महंगाई और न जाने क्या क्या समस्याएं हैं। समस्याओं की फहरिस्त इतनी लंबी है कि कुछ घंटों में तो गिनाई नहीं जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में हमारी महिला बाल विकास मंत्री जो हैं, जो अमेठी से सांसद हैं, और उनकी महत्ता इसलिए है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता, जो पूर्व अध्यक्ष हैं, जो जिन्हें जननेता कहा जाता है, उन राहुल गांधी को हराकर वो संसद पहुंची है। संसद वो पहले भी पहुंची थी, राज्यसभा से जाती थी। गुजरात से उन्हें मोदी जी लेके जाते थे। अब मोदी जी उन्हें अपने पास के ही अमेठी से लेके गए। उनकी जिम्मेदारी है कि बच्चे कुपोषित ना हो, उनकी जिम्मेदारी है कि महिलाओं की पूरी सुरक्षा हो, उनका मान बढ़े, उनका कल्याण हो। वो तो नहीं होता है। हिंदुस्तान कुपोषण की दशा में यदि देखेंगे तो वैश्विक इंडेक्स में इतनी बुरी हालत में है कि इस देश के 74% बच्चे कुपोषण का शिकार, और इस तरह की इतनी बुरी हालात हैं कि कुछ कहना नहीं। अब जब भुखमरी की बात आती है तो भुखमरी के इंडेक्स में भारत इतनी बुरी हालत में पहुंच जाता है कि दुनिया में शर्मसार होने की स्थिति होती है। महंगाई, बेरोजगारी की आज बात नहीं करूंगा। इसके बाद में स्मृति क्या कहती हैं? स्मृति एक कार्यक्रम में बोल रही थी और वो कहती हैं, फोन कॉल से इस तरीके से सर्वे किए जाते हैं, और उनसे किए जाते होंगे, बिल्कुल किए जाते हैं। वो किए जाते हैं कि सबसे जो है चहेता, सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। बिल्कुल होते हैं कि सबसे ज्यादा कौन जीतेगा? भाजपा जीतेगी, नरेंद्र मोदी जीतेंगे। इस तरह के सर्वे किए जाते हैं। लेकिन जब वैश्विक इंडेक्स की जो रिपोर्ट होती है वो इस आधार पर नहीं बनती है। यदि पढ़ी लिखी होती तब तो मैं कह देता कि आप पढ़ लीजिए, स्टैटिस्टिक्स पढ़ लीजिए, इसका आपको ज्ञान पता चल जाएगा। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में सर्वे को लेकर के पूरी थ्योरी दी गई है। क्योंकि मैंने उसे पढ़ा है इसलिए मैं कह सकता हूं कि उसमें क्या क्या है, किस तरह के पूरे ट्रिक अपनाए जाते हैं, क्या क्या होता है, ये चीजें। तो सर्वे जो ये वैश्विक इंडेक्स में आते हैं, वो सभी सर्वे कोई भी फोन कॉल पे नहीं होते हैं, सिंगल सर्वे भी नहीं होता। वो सरकार की रिपोर्ट पे, सरकार के डाटा पे, और उसके बाद में तमाम जो एनजीओज हैं उनकी रिपोर्ट पे और उनके डाटा पे होता है। वो किसी सर्वे पे नहीं होता है। वो सारे डाटा पे होता है, सारी स्टैटिस्टिक्स होती है, फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स होती है, दूसरी और होती है। तो इसलिए यह जानने की जरूरत है। तो जो यह ज्ञान वो दे रही हैं, कम से कम वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का यह ज्ञान ना दे तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि इससे उनकी जाहिलियत सामने पता चल जाती है। क्योंकि आपको याद होगा 2014 के चुनाव के समय में उन्होंने अपने एफिडेविट में लिखा था कि वो ग्रेजुएट हैं। पूछा गया भाई कहां से ग्रेजुएट हो, तो पता नहीं कौन कौन एल यूनिवर्सिटी और न जाने कौन कौन गिनाए, बाद में वो भी गलत पाया गया। तो अंत में 2019 में जब उन्होंने एफिडेविट फाइल किया तो उसमें खुद को अंडर ग्रेजुएट लिखा। पहले ही लिख देती। सांसद बनने के लिए कोई पढ़ाई की योग्यता नहीं है। राहुल गांधी तो इतना पढ़े हुए हैं, एमफिल है,
टॉपर हैं इकोनॉमिक्स में, और वो भी ऐरी गैरी यूनिवर्सिटीज नहीं, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ऐसे हार्वर्ड, इन सब से पढ़े हुए हैं। और आप जब ये झूठ बोलती हैं तो आता है क्या जरूरत थी, जीत तो आप गई थी, या मंत्री तो आप बनी गई थी, बनना ही था क्योंकि आप नरेंद्र मोदी जी के सबसे क्लोज है। तो इस तरह की जाहिलियत ये वैसे ही है जैसे नरेंद्र मोदी जी तमाम वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए जब ये ज्ञान देते हैं कि नाली की गैस से कैसे सब पूरा चाय बनाने का और सब ज्ञान देते हैं, तो फिर समझ में आता है उसी तरीके के ये ज्ञान है। स्वाभाविक सी बात है, नेता जैसा होता है उसके लोग भी वैसे ही होते हैं। तो जब नेता और उसके लोगों की हम बात कर रहे हैं तो यह भी बात कर लेते हैं। एक उत्तर प्रदेश में नेता है जिनका नाम है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव क्या करते हैं, अखिलेश यादव ने क्या किया, कैसे पार्टी को हथियाया, किस किस तरीके से किया, उन्होंने अपने चाचा और पिता और सबको जो किया, सब कुछ सामने है। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि वो एक नेता है, जनता द्वारा चुने गए हैं, उनका एक आदर है, वो पूर्व मुख्यमंत्री। कमेंट करना बड़ा आसान होता है, मैं नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, उनको जब इतना बड़ा सब कुछ मिला है तो उन्हें अपनी जवान पर, हर चीज पर एक आदर्श भाव रखना चाहिए। वो भी नरेंद्र मोदी से न सीखने लगे या उनके नेताओं से न सीखने लगे। यदि वही करेंगे तो फिर उनमें और उनमें अंतर नहीं रहेगा। मैं अखिलेश को पढ़ा लिखा समझता था कि वो है, लेकिन उन्होंने बीते दिनों जो अपने फ्रस्ट्रेटेड बयान दिए और जिस तरीके से जनता के मुद्दों पर वो डर के अपने घर में बैठे रहे, नहीं निकले, उनके लिए नहीं लड़े, चाहे वो हमले मुस्लिम्स पे हुए हों, चाहे वो हमले दलितों पे हुए हों, और यहां तक कि चाहे वो हमले जो है पिछड़ों पे हुए, किसी मामले में वो नहीं निकले। किसानों पे हमला हुआ तो बस घर के दरवाजे पे ही बैठ गए, वहीं कह दिया कि हाँ बस ठीक है, हम हाउस अरेस्ट हैं। लेकिन वहीं प्रियंका गांधी, भले ही वोट ना मिला, लेकिन वो दिल्ली से आई, लड़ते भिड़ते वहां तक पहुंची और सब कुछ सामने है। इसी तरीके से वो और राहुल गांधी कोविड के दिनों में जब कहीं लापता थे अखिलेश यादव, उस दौर में भी हाथरस तक लड़ने गए थे और उन्हीं के कारण वो केस इतना हाईलाइट हुआ। उन्नाव का केस देख लीजिए, उन्नाव का जो एमएलए है वो सपा का पहले होता था जिस समय उसने घटना अंजाम दी थी, बाद में वो भाजपा का हो गया, भाजपा उसके बचाव में रही, उसकी भी लड़ाई कांग्रेस ने ही लड़ी, सपा ने नहीं लड़ी। इसी तरीके से और बहुत सारे हैं। तो चलिए, जब मुसलमानों पे हमले हो रहे थे, जमाती और ना क्या क्या कह के कोविड के दौरान हमले हो रहे थे, वो छिपे हुए थे। उसके बाद में जब सीएए एनआरसी का मुद्दा आया तब भी उनकी स्थिति यही थी कमोबेश। हालांकि उस कम्युनिटी ने बड़ा भरोसा जताया, लेकिन उस भरोसे का हुआ क्या, जिस तरीके से तमाम घटनाएं हुई वो हम सबसे छिपी नहीं। चलिए, तो इससे क्या है, एक फ्रस्ट्रेशन का भाव है, और उस भाव के कारण बहरहाल जो गलत फहमियां हो, जो भी कुछ हो, उन्हें बैठ के दूर करना चाहिए। इस तरीके से मीडिया में या गलत शब्दों का इस्तेमाल करके नहीं होना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये हो रहा है। सपा के एक नेता जो प्रवक्ता है, प्रवक्ता मतलब होता है पार्टी का स्टैंड, आईपी सिंह, मुझे याद है मैं उन दिनों लखनऊ में ही रिपोर्टिंग करता था। आईपी सिंह एक क्रिमिनल के तौर पे भी देखे जाते थे और बहुत सारी चीजें थी, लेकिन हम उस तरह से आज नहीं देखते हैं उन्हें। वो अब नेता है तो नेता की तरह से बात कर, और वही ने आज जिस तरीके से राहुल गांधी के लिए मंद बुद्धि और न जाने क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो लगता है कि सपा का यदि ये स्टैंड है तो वह बात बिल्कुल साबित होती है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सबसे डरे हुए नेता लोग इसी तरीके से कराते हैं और संगठनों को तोड़ने का काम करते हैं, बनते हुए चीजों को तोड़ने का काम करते हैं। याद करिए, जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तब भी वो डर के कारण नहीं आए थे, और इसके पहले आप देखिए, मुलायम सिंह यादव परिवार के खिलाफ जो आय से अधिक संपत्ति का मामला था, उस मामले में नरेंद्र मोदी ने जब यह
फैसला लिया सरकार ने कि हम उनके खिलाफ जो है अब केस नहीं चलाएंगे और उस मामले में उन्हें बचाया, तो उसके बाद उनके स्टैंड क्या थे? राहुल गांधी के खिलाफ तो ऐसा नहीं हुआ है ना, या उनके पक्ष में नहीं हुआ है, उन्हें तो सजा तक सुनाई गई। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि शांति भाव रखना चाहिए, हर कोई उतना त्याग नहीं कर सकता है, लेकिन कम से कम इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, चाहे जो। और यह तो सत्य है कि उन्होंने अपने पिता का क्या अपमान किया, तो स्वाभाविक सी बात है, ये बातें तो आती हैं, इन पर कभी भी वो नहीं किया जा सकता पर्दा। चलिए, ये हुआ। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके से उसमें डर का भाव है, जिस तरीके से हालत है, उसकी हम लगातार देख रहे हैं। बीते दिनों हमने देखा कि उसने कैसे सैन्य बलों का इस्तेमाल करने का, कि हाँ चुनाव जीतने के लिए उनके प्रचार में उतारेंगे और क्या क्या करेंगे, उसको लेकर के उन्होंने सब कुछ किया। और उसको लेकर के पूरी एक आदेश जारी हुए हैं और सब कुछ होगा, सेल्फी पॉइंट बनेंगे। और जिस तरीके से शर्मनाक स्थिति है कि सेना के जवानों को जो है जहां लड़ना चाहिए, चीजें करनी चाहिए, उसकी जगह ये करेंगे। अब एक नया आदेश जारी कर दिया है। उस आदेश में कहा है कि जितने आईएएस ऑफिसर हैं, और आईएएस में भी जूनियर लेवल के नहीं, डायरेक्टर, उससे ऊपर के एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, मतलब इस लेवल के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल के होते हैं, यानी जो किसी जिले में डीएम या डीसी होता है, वो जब जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट में तो एडिशनल डायरेक्टर या कुछ डायरेक्टर से ऊपर नहीं बनता है, नीचे ही होता है। तो आप समझिए, उस लेवल के अफसरों को कहा है कि साहब आप मोदी जी का प्रचार करेंगे और उसके लिए आप रथ यात्रा निकालेंगे, और ये थोड़े बहुत दिन नहीं चलेगी, हर जिले में हर जगह रथ यात्रा चलेगी। और वो रथ यात्रा 25 नवंबर से शुरू होगी, यानी ये 5 राज्यों के चुनाव को भी प्रभावित करना है। 25 नवंबर से लेकर के जनवरी तक चलेगी, यानी चुनाव अधिसूचना जारी होने तक चलेगी, और उसके जरिए मोदी के लिए माहौल बनाया जाए, उनकी योजनाओं और सबको लेकर के और किस तरीके से। तो यह बताता है कि इतना डर गए हैं कि अब अपनी पार्टी पर भरोसा नहीं है, तमाम पूंजीपतियों पे ही अकेले भरोसा नहीं रह गया है। अब सरकारी तंत्र का कैसे दुरुपयोग किया जाए। श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव क्यों रद्द हुआ था? उन्होंने तो कोई सरकारी तंत्र का दुरुपयोग नहीं किया था। उनकी सभा थी, उस सभा के लिए जो बिजली का कनेक्शन जोड़ने का था, तो उसमें कहा गया कि सरकारी लोगों ने वो बिजली का कनेक्शन जोड़ा, इसलिए क्योंकि उनके जो ओएसडी थे, जो इस्तीफा दे चुके थे, वो इस्तीफा बाबुओं वाला जो काम होता है, वो मंजूरी का फाइनल वो नहीं आया था, इसलिए वो दुरुपयोग है। और जिस तरीके से कहा गया कि उनके जो चुनावी सभा थी, उसके वहां की सुरक्षा का जायजा लेने के लिए सरकारी अफसरों ने पूरा वो देखा था, इसलिए अब आप सोचिए, इस आधार पर उनके चुनाव को रद्द कर दिया गया, अवैध बता दिया गया। आज पूरे तंत्र का इस्तेमाल होगा और कहा जाएगा नहीं साहब, यह तो महान कार्य है। तो यह महानता है नरेंद्र मोदी सरकार की, भाजपा सरकार की। इसके अलावा आप देखिए, जो भ्रष्टाचार का खुलासा इनके करते हैं, राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर चिल्लाते हैं और राम के नाम पर कितनी बड़ी लूट करते हैं, यह कैग की रिपोर्ट में आ चुका है। और वहां कैसे जमीनों का बंदरबाट हुआ, कैसे पैसे का बंदरबाट हुआ, कैसे लूट होगी, इन सब का पूरा खुलासा हो चुका है। और उसमें अरबों रुपया की लूट हुई है, अरबों रुपए की। यानी जो आपने चंदा दिया, आपने सब कुछ किया, वो लूटा गया। और उसके बाद में सरकार जो वहां डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बनाए है अयोध्या के, उसमें लूट हो रही, उसमें ठेकेदारी में लूट हो रही और सब में लूट हो रही। ये सारी चीजें सामने आ गई। जो सड़क 1 रुपए में बननी चाहिए, वो 14 रुपए में बन रही। अब आप समझ लिए, उसका औसत निकाल ली। इतना बड़ा घोटाला चल रहा है, और ये घोटालों की सरकार।
अब ये वो दौर है कि जब कैग रिपोर्ट नहीं देता है, डरता है। 2015 से ये एक परंपरा चल पड़ी है, धीरे धीरे खत्म हो गई। लेकिन जब कभी थोड़ी बहुत हिम्मत दिखा देता है 2-4 मामलों में, तो उसी में ही इतने बड़े घोटाले खुल के आ जाते हैं कि कुछ कहने नहीं। आप याद करिए, 10 साल पहले रामलीला मैदान दिल्ली में तमाम सारे देश में ठग बैठे थे धरने पर अन्ना के साथ, और उन्होंने किस तरीके से इस देश को ठगने का काम किया। ठग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करी थी, लोकपाल की बात करी थी और सारी बात करी। कहां गया लोकपाल, कहां गया सारा? और जो भ्रष्टाचार की बात करते थे वही सबसे बड़े भ्रष्टाचारी निकले। और हालात ये हैं कि उनकी दशा को आप देखिए, दिशा को देखिए, कि वो भ्रष्टाचार भी करते हैं और भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा करने वालों को खत्म कर देने की बात करते हैं, उन्हें जेल में डाल देने की बात करते हैं और सब कुछ करते हैं। आज तक क्या अखिलेश यादव के खिलाफ एक भी कार्रवाई मोदी या योगी सरकार ने की? नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वो अंततः जाके प्रो हो जाते हैं। तो वही एक जो मोदी के कान में मुलायम सिंह यादव कुछ कह गए थे कि बेटे का ध्यान रखना, तो ध्यान ऐसे रखा जाता है। तो वो विपक्ष की जो बनती हुई एकता है उसे तोड़ने का काम करते हैं। सबको पता है जो इंडिया गठबंधन बना वो राष्ट्रीय चुनाव के लिए बना, वो क्षेत्रीय चुनाव के लिए या राज्यों के चुनाव के लिए नहीं बना। और यदि बना था तो साहब उत्तराखंड में अखिलेश यादव ने एक संगठन बनने के बाद में क्यों उतारा कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ? यदि नहीं उतारते तो शायद वो कांग्रेस जीतती, क्योंकि 2,500 के वोट के अंतर से वो कांग्रेस का प्रत्याशी हारा। तो आप समझिए, लेकिन कांग्रेस ने समर्थन दिया, उस भूमि पर दिया जो कांग्रेस की बड़ी मजबूत भूमि होती थी, कल्पनाथ राय की भूमि होती थी। और इसके बाद में राय ही हैं इत्तेफाक से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और बहुत ज्यादा राय बिरादरी में उनका सम्मान है, अजय राय का। उन्होंने जो संघर्ष किया है अपनी, तब वो भाजपा में होते थे और भाजपा उन्होंने छोड़ी, इसीलिए लड़े क्योंकि उनके भाई का जो हत्या की गई और जिस तरीके से हुआ उसका पूरी लड़ाई का वो बदला ले गए। उसके लिए उन्होंने खुद भी गोलियां खाई। तो यह स्थिति है, तो यह बहादुरी होती है। तमाम मुकदमे झेल रहे, तो उस आदमी को, वो आदमी आपके समर्थन पे उतरा, उसको आप गाली दे रहे। भाई आप क्यों गाली दे रहे हैं? और जिस तरह की आप बात करते हैं उससे यही लगता है कि आपकी स्थिति क्या है। आपको हमला करना चाहिए इस भाजपा के भ्रष्टाचार पर। जो राम मंदिर के नाम पे लूट हुई है उस पर आपको हमला करना चाहिए। आपको हमला करना चाहिए कि किस तरीके से आयुष्मान के नाम पे लूट हुई, किस तरह से सड़कों के नाम पे लूट हो रही है, किस तरीके से और तमाम भ्रष्टाचार हो रहे हैं। यही मोदी और योगी और सबकी सरकारों में हो रहा है। उस पर आप नहीं बोल रहे हैं, एक बयान नहीं है। आप उस पर नहीं बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से महिलाओं को भाजपा के तमाम नेता अपमानित कर रहे हैं, उनको रिवॉल्वर लेके दौड़ा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। आप उस पर नहीं बोल रहे हैं, आप हमला इस पर कर रहे हैं। इसलिए सम्मान। और वहीं दूसरी तरफ देश में जिस तरीके से नफरत का माहौल है, जिस तरीके से भाजपा डरी हुई है, आप उसमें उसके साथी बन जाते हैं। देश के लिए दुर्भाग्य। आप साथ आइए, प्रेम से खड़े होइए। यदि कोई गलत फहमी है आपस में बैठ के निपटाइए। इसको क्या कर, ये कोई आप छिछोरे नेता तो है नहीं जो सड़क पे आकर के बयानबाजी करेंगे, प्रेस में बोलेंगे, इसमें बोलेंगे। ये तो ये बताता है कि आप नुकसान करने का काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी तो लड़ रही है, दूसरे भी और लड़ रहे हैं। कोई किसी को रोक रहा है क्या? आप भी लड़िए भाई। राष्ट्रीय चुनाव में आएगा तब राष्ट्रीय में बात करना। तो यह स्थिति है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि डरी हुई भाजपा, डरे हुए नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी, और उसको आप बल दे रहे हैं। एक बार सोचिए, हम सबको भी सोचना चाहिए कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं। जय